हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं और उन तीनों नियमों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूटन के पहले गति के नियम के बारे में। न्यूटन ने पहले गति के नियम में ये कहा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान वेग से किसी दिशा में गति अवस्था में है तो वो वस्तु गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहबल आरोपित ना करें। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए कि ये कोई वस्तु विराम अवस्था में किसी सतह पे रखी हुई है, तो ये वस्तु तब तक विराम अवस्था में उसी सतह पे रखी रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाहबल आरोपित ना करें। जैसे ही हम इस पर कोई बाहबल आरोपित करेंगे, ठीक है, ये वस्तु गति करने लगेगी। अब गति अवस्था को समझते हैं कि मान के चलिए कि ये कोई वस्तु है, वस्तु नहीं, गाड़ी मान लीजिए। गाड़ी है, ये एक समान वेग से किसी दिशा में गति कर रही है। ठीक है, एक समान वेग से किसी दिशा में गति कर रही है और वो उसका एक समान वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दिशा में गति कर रही है। अब ये तब तक गति करती रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाहबल ना आरोपित करें। ठीक है, हम इसको तभी रोक सकते हैं जब हम इस पर कोई बल आरोपित करें। रोकने के लिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक क्या है? बल है। हम लोग तो ब्रेक लगाए, वो ब्रेक शू कहाँ? टायर में जाकर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग बल लगाए, ठीक है, तभी ब्रेक शू क्या हुआ? जाके टायर में टच हुआ और वो गाड़ी रुकती है। ठीक है, तो हमको गाड़ी को रोकने के लिए, यानी किसी वस्तु के गति अवस्था को रोकने के लिए, ठीक है, हमको उस पर कोई बाहबल आरोपित करना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पर बल लगाएंगे, गति अवस्था से वो विराम अवस्था में आएगी। ठीक है, अब ये हम लोग गति को सिर्फ विराम अवस्था में ही लाने के लिए हम लोग बल नहीं लगाते हैं। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग बल लगाते हैं। जैसे कि गाड़ी तो गति कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, हम लोगों को इसकी दिशा परिवर्तन करना है। दिशा परिवर्तन करना है गाड़ी का मतलब कि हम लोगों को यहाँ तक वो चला, इसके बाद मोड़ आया, हम लोग को मोड़ में इसको मोड़ना है। तो क्या हम लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही तुरंत मोड़ सकते हैं गाड़ी को? नहीं मोड़ सकते हैं। हम लोग को मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को धीमा करना पड़ेगा, फिर उसको धीरे धीरे गाड़ी को इस दिशा में लेके आना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी इस दिशा में फिर क्या करेगी? गति करेगी। तो गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? बल आरोपित करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूटन जी ने पहले नियम में बल की परिभाषा को स्पष्ट किया है। पहले नियम में किसको स्पष्ट किया है? बल की परिभाषा को स्पष्ट किया है। और अच्छे से हम लोग जान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में लेके आने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको भी विराम अवस्था में आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या लगाना पड़ेगा? हम लोगों को बल लगाना पड़ेगा, बल आरोपित करना पड़ेगा। वस्तु विराम अवस्था में थी, हम लोग जैसे ही बल आरोपित करते हैं ये वस्तु क्या होगी? चलने लगेगी। जैसे कि मान के चलिए ये वस्तु किसी मेज पर रखा हुआ है, मार्कर किसी मेज पर रखा रहेगा, तो ये मार्कर तब तक रखा रहेगा जब तक कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए। हम जैसे ही इस पर बल लगाएंगे तभी तो ये जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। क्या ये इसके अपने आप ऑटोमेटिक पैर है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा? नहीं जाएगा। ये तब तक रखा रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई बल ना लगाए, और वस्तु तब तक गति करते रहेगी एक ही दिशा में जब तक कि हम उस पर कोई बाहबल लगाकर उसको रोक न दें। समझ में आया? तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में लाने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा, और गति अवस्था में कोई वस्तु है तो उसको विराम अवस्था में लाने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशनों में बल लगाना पड़ता है। ठीक है, वस्तु रुकती क्यों है? तो वस्तु को रोकने के लिए 2-3 चीजों की ही बस जरूरत होती है। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, चल रही है तो चल रही है, उसको रोकने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। मान के चलिए कि हम लोग एक बॉल लिए, में उसको जमीन पे लुढ़का दिए। अब बोलिए कि उसको हम लुढ़का दिए जमीन पर,
तो गेंद को तो हमेशा चलते रहना चाहिए आजीवन काल तक, जब तक कि हम उसको गेंद को रोक ना ले। तो कुछ दूरी पर गेंद जाकर रुक क्यों जाती है, ये प्रश्न आएगा दिमाग में। तो वस्तु को रोकने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? पहला तो होता है घर्षण, वस्तु घर्षण के कारण रुकता है, ठीक है, घर्षण के कारण रुकता है, ये होता है घर्षण। हर वस्तु में घर्षण है, ठीक है, नीचे में क्या खुरदुरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण। उसके घर्षण क्या होता है कि वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, बल लगाता है। मान के लिए गेंद अगर इस दिशा में चल रही है तो घर्षण क्या करेगा, घर्षण इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है, तो वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। घर्षण के कारण वस्तु रुकता है। दूसरा है गुरुत्व बल के कारण घर्षण वस्तु रुकता है, गुरुत्व बल का मान बहुत कम रहता है। और तीसरा आपका विपरीत दिशा में जो हवा चलता है उसके कारण भी वस्तु रुकता है, विपरीत दिशा में हवा के कारण। अगर कोई वस्तु है, अगर इस दिशा में चल रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तब तो अच्छा है, वस्तु बढ़ते जाएगा आगे। लेकिन मान चलिए कि हवा का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, हवा का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, वस्तु इस डायरेक्शन में चल रहा है, हवा का दिशा क्या है, अपोजिट है, उसके विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो ये वस्तु को कुछ दूरी पर रोक देता है। हवा का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है वस्तु को रोकने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई वस्तु बन ही नहीं सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग छोड़ दें तो वो गति करते रहेगी हमेशा। वो कुछ दूरी पर जाके घर्षण के कारण, गुरुत्व बल के कारण, विपरीत दिशा में जो हवा बहती है इसके कारण क्या हो जाएगा, वस्तु रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई वस्तु रुक बन ही नहीं सकता है, ठीक है। वस्तु कब बन सकता है ऐसा कि वस्तु को हम लोग लुढ़का दिए या छोड़ दिए, ठीक है, गेंद को, तो वस्तु उसी दिशा में चलते रहेगी हमेशा जीवन काल तक। कब? जब तक कि घर्षण मुक्त कोई सतह न बना दिया जाए। और घर्षण मुक्त कोई सतह अगर बन जाए तो वस्तु उस चीज पे दौड़ ही, हम लोग घर्षण मुक्त अगर रोड अगर बना दिए तो हम लोग क्या करेंगे, रोड पर चल ही नहीं सकते हैं, बिना घर्षण के रोड पे हम लोग चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अभी अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में। दूसरे नियम में न्यूटन जी ने बल की समीकरण को बताया है, बल का समीकरण को बताया है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? पहले नियम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि हम उसको कोई बल ना लगाए। इसका मतलब क्या है कि पहले नियम में अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है, इस पर क्या है, बल जो है से वो तो जीरो है, तब तो ये स्थिर अवस्था में है। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, इसका मतलब बल का मान क्या है, जीरो है। जैसे ही हम इस पर बल लगाएंगे तब तो वो चलेगा, हम लोग इस पर जब बल नहीं लगाएंगे तब तो ये रुका का रुका रहेगा, ठीक है। तो वस्तु कोई स्थिर अवस्था में, इसका मतलब बल का मान क्या है, जीरो है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, ठीक है, गतिशील अवस्था में गति कर ही रही है, ठीक है, गति कर ही रही है, तो उस पर क्या होगा, बल का मान इसमें भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम लोग अभी तक बल इस पर लगा भी नहीं किए हैं। जब हम लोग बल लगा देंगे तब तो ये तो रुक जाएगा। जैसे ही हम इस पर कोई गतिशील वस्तु में बल लगा देंगे वैसे तो वो तो रुक जाएगा। तो अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उस पर क्या होगा, बल का मान क्या होगा, जीरो है, गति कर रही है तो, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में बल का मान जीरो होता है। जैसे ही हम इस पर बल आरोपित करते हैं, जैसे ही हम इस पर बल आरोपित करते हैं तो बल जैसे ही आरोपित होगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ संवेग में परिवर्तन होगा। क्या होगा? संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग जानेंगे, ये संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग जानेंगे। जैसे ही हम वस्तु पर बल आरोपित करेंगे उस पर संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन कैसे होगा? सबसे पहले हम जानते हैं ये संवेग क्या है। संवेग क्या है? तो संवेग को हम लोग P से दर्शाते हैं। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि भार
और उसके वेग का गुणनफल होता है, इसी को हम लोग संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि भार और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु में हम जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यही कहता है, हम लोग जितना बल लगाएंगे उतना संवेग में परिवर्तन होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना ही कम संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, इसी चीज से हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, बल को F बराबर ma, जो कि बल क्या होता है F बराबर ma, उसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है ये, एग्जाम के व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, उसका द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वेग v है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और उसका वेग क्या है, v है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, p = mv। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम उसका संवेग कहते हैं। p बराबर mv। अब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन कैसे होगा, किसी समय पर होगा ना। तो जब समय पे होगा तो इसको समय के सापेक्ष यानी कि t के सापेक्ष इसको अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग F बराबर ma को प्रूफ करने वाले। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या होगा, dp अपॉन dt = d अपॉन dt, और इसके अंदर में क्या है, mv। अब याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई वस्तु है जो गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कोई वस्तु है जो गति कर रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो गति कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे उस वस्तु का। ठीक है, और ये वस्तु का भार मान के चलिए 100 kg है। वस्तु का भार कितना है, 100 kg है। ये 100 kg को हम लोग क्या कहेंगे, इस वस्तु का मास कहेंगे या द्रव्यमान कहेंगे। इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, 100 kg 20 किलोमीटर के प्रति रफ्तार के से कोई वस्तु है गति कर रही है, तो इसके रफ्तार तो चेंज हो सकता है। 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी गति कर सकती है, या 10 किलोमीटर की रफ्तार से भी गति कर सकती है आगे चलकर, या हो सकता है कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से भी हम लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को गति करा सकते हैं। लेकिन क्या वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंज होगा, वस्तु के द्रव्यमान में कोई चेंज होगा। अगर मान के चलिए कि 100 kg का कोई गाड़ी है, 100 kg का गाड़ी है, अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी अगर गति कर रही है, तो गाड़ी का तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा भी सकते हैं उसको, 30 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से भी गति करा सकते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गति कर सकते हैं, या आगे हो सकता है कि उसको हम लोग 100 किलोमीटर के प्रति रफ्तार की गति से हम लोग उसको गति करवा सकते हैं। लेकिन क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गाड़ी चलेगी तब इस गाड़ी का वजन 100 kg का 100 ही kg रहेगा, या अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी अगर गति कर रही है तो इसका क्या मास चेंज होगा, क्या 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ये गाड़ी 100 kg का 100 kg ही रहेगा, चाहे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गाड़ी को गति करवाएं,
या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गाड़ी को गति करवाएं या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गाड़ी को गति करवाएं, उस गाड़ी का वजन में, उस गाड़ी के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग को यहाँ पर देखना है, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, नियत रहेगा, उसका द्रव्यमान वैसे ही रहेगा, नियत रहेगा, उसके द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा गतिशील वस्तु के द्रव्यमान में। ठीक है, वही चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है। समीकरण में हम लोग टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष इसको क्या कर दिए, अवकलन कर दिए, यहाँ पे आया। अब इसको अवकलन को और अच्छे से कर देते हैं, dp अपॉन dt इज इक्वल टू m क्या होगा, नियत रहेगा, तो m को क्या हम लोग कर देंगे, बाहर ले आएंगे, क्योंकि m क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वैसे ही वैसे द्रव्यमान रखा रहेगा, इसका मतलब वो हम लोग उसको नियत कहते हैं। ठीक है, तो m बाहर हो गया और dv अपॉन dt। ठीक है, वेग में क्या होगा, परिवर्तन हो सकता है, और संवेग में परिवर्तन को तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वेग में क्या होगा, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा, इसलिए हम लोग द्रव्यमान क्या किया, हम लोग बाहर लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण किससे शो करते हैं, ए से। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब dv अपॉन dt की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। यस, इसका मतलब dv अपॉन dt की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे dp अपॉन dt इज इक्वल टू, ये m तो m रहेगा, और यहाँ पे dv अपॉन dt की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग a लिख देंगे, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन क्या हम लोग कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप लोग वापस आइए इस पर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो बल जो हमारा होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, संवेग में परिवर्तन ये हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो रहा है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए हम लोग। यहाँ पे आते हैं वापस, तो ये क्या कर रहा है, F जो होता है, बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर कितना हो रहा है, dp अपॉन dt, ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग dp अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। ठीक है, ये उसका दिशा को बता रहा है, ऊपर में जो वेक्टर लगा हुआ है वो दिशा को बता रहा है। ठीक है, m इंटू ए लिख सकते हैं, यहाँ से dp अपॉन dt का मान कितना है, m इंटू ए, वही से हम लोग यहाँ लिख दिए m इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है का चिन्ह है, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, नियतांक लेके आते हैं। नियतांक क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे k लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नियतांक लेके आएंगे। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह से हम लोग को हटा करके बराबर का चिन्ह लेके आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नियतांक लगाते हैं कोई। तो यहाँ पे नियतांक क्या लिखेंगे, हम लोग k लेते हैं, नियतांक k इंटू एम ए। ठीक है, इस k को हम लोग वापस से हम लोग जब हटा देंगे नियतांक को, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह वापस आ जाएगा। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, बल के परिभाषा को प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे k यहाँ पे अटका हुआ है। अब k को हम लोग क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को हम लोग क्या करना है, हटाना है, इसलिए हम लोग k यहाँ पे लगा है। इसका मतलब k का कुछ ना कुछ तो मान होगा। इस k का मान जो डिपेंड करता है, इस k का मान को यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, k का मान जो नियतांक का जो मान जिसमें डिपेंड करता है वो बल के मान पर, द्रव्यमान के मान पर और त्वरण के मान पर, इन तीनों के मान पर k का मान डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी मान यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नियतांक का मान कोई भी हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, नियतांक का मान हम लोगों को अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एकांक द्रव्यमान को जब हम एकांक बल पर और एकांक त्वरण पर जब हम रखते हैं
तभी के का मान निकलता है। मान के चलिए कि यहाँ पर एफ का मान अगर हम 1 रखें, ठीक है, एम का मान अगर हम 1 रखें और ए का मान हम लोग 1 रखें, ठीक है, एकांक मान ही रखेंगे, ठीक है, ए रखें, तब के का मान कितना आएगा, एफ का मान कितना है 1 बराबर के, एम का मान कितना लिए हैं 1, फिर मल्टीप्लाई है ये, फिर ए का मान कितना लिए हम लोग 1 लिए हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग किए तो 1 बराबर 1 के, ठीक है, या फिर के का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 बराबर 1 के इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, के का मान कितना आया 1 आया। इस के का मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, के का मान 1 रखने पर, ठीक है, के का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान है। कैसे, तो किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन साहब का दूसरा नियम है, ठीक है। न्यूटन साहब का दूसरा नियम क्या है, फिर से बता रहा हूं, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के तीसरे नियम पर, तीसरा नियम बहुत ही अटपटा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तीसरा नियम बहुत ही सिंपल है। तीसरा नियम जो होता है हमारा, ये बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। पहला नियम बल की परिभाषा को बताता है, दूसरा नियम बल की समीकरण को बताएगा, तीसरा नियम बल के दिशा को बताएगा। बहुत ही आसान सा नियम है लेकिन बहुत ही अटपटा नियम है ये। न्यूटन साहब ये कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत हमेशा या सदैव प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु के बराबर और विपरीत सदैव प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। किसी वस्तु के बराबर और विपरीत क्या होती है, सदैव प्रतिक्रिया होती है। यानी जितना हम क्रिया बल लगाएंगे, जितना हम क्रिया बल लगाएंगे उतना ही प्रतिक्रिया बल हम लोग को मिलेगा, यानी कि विपरीत बल मिलेगा। लेकिन ये प्रतिक्रिया बल क्या होगी, इस क्रिया बल के विपरीत होगी, विपरीत होगी, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग माइनस चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। विपरीत होगी इसका माइनस चिन्ह लगाते हैं, माइनस चिन्ह हम लोग को विपरीत होने का विपरीत होने को बताता है माइनस चिन्ह, ठीक है। किसी भी वस्तु के बराबर और विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी हम लोग बॉल ले लिए एक, उसको हम लोग दीवार पे फेंके, ये दीवार है मान लीजिए, चलिए इसको हम लोग दीवार पर फेंकते हैं किसी बॉल को, ठीक है। तो जब हम लोग इसको फेंके हैं, दीवार पर फेंके किसी बॉल को, तो हम लोग क्या किए, क्रिया बल लगाए, यहाँ पे क्रिया बल लगाए, ठीक है। तो ये जब हम लोग बॉल फेंकते हैं तो ये वापस आती है कि नहीं आती है, बॉल जब हम लोग दीवार पे फेंके तो ये वापस आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जब बॉल जब वापस आ रही है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जितना बल हम लोग क्रिया बल लगाएंगे फेंकने में, उतना ही स्पीड से क्या होगी, प्रतिक्रिया बल वापस आएगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। मान लीजिए चलिए किसी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, ये मान लीजिए चलिए पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है, अगर कोई वस्तु, पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगा रहा है, पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगा रहा है, इसका मतलब हम उसको बोलते हैं F21, F21 कहेंगे। पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर बल लगाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, F21, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वही अगर दूसरा वस्तु फिर से बल लगाएगा, विपरीत बल लगाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, दूसरा वस्तु जब पहला वस्तु पर बल लगाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं F12, ठीक है।
पहला वस्तु जब दूसरा वस्तु पर बल लगाएगा उसको हम लोग कहेंगे F21, और अगर दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे F12। इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, क्रिया बल पहला वस्तु दूसरा वस्तु पर लगाया, क्रिया बल के बराबर और विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया बल होगा, यानी कि दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगाएगा, किसके विपरीत, पहले वस्तु के विपरीत लगाएगा बल। मान के चलिए एक और उदाहरण, आप लोगों ने नाव देखा होगा। जब ये नाव जब पानी पे जब चलता है, ये नाव जब पानी पे चलता है तो हम लोग पानी के विपरीत हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अगर पानी इस दिशा में बह रहा है तो हम लोग बल क्या लगाएंगे, इधर की ओर हम लोग बल लगाते हैं। पीछे की ओर बल लगाएंगे तब क्या होगा, ये तो हम लोग क्रिया बल लगा रहे हैं। जब हम लोग पीछे की ओर जब पानी को ढकेल रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं हम लोग, ये क्रिया बल लगा रहे हैं, ये क्रिया बल होगा। और नाव क्या होता है, उतना ही बल से आपको, जितना बल आप लगाइएगा उतना ही बल से आपको क्या करेगी, आगे की ओर ढकेलेगी। तो ये होता है प्रतिक्रिया बल। जो पानी जो बल लगाया नाव पर वो होगा प्रतिक्रिया बल। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है। बहुत ही आसान है। तो तीनों नियम खत्म होंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।